नेपाल अगर माने तो भारत का प्रतिबिंब है। सदियों से बेटी बहू का रिश्ता रहा है। भारत का सामरिक हित नेपाल की एकता और अखंडता पर निर्भर रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल बफर का काम करता रहा है, लेकिन वहाँ की वर्तमान सरकार ने अभी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत की बुनियादी सुरक्षा के अनित में हैं। नेपाल और भारत पर उठे विवाद पर चर्चा के लिए दुनिया के जाने माने स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट RSN सिंह साहब फिर से हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। सिंह साहब, मेरा पहला प्रश्न है, ज़्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री का विवाद चाइना से प्रेरित है। इस समस्या का बुनियादी आंकलन क्या है? आपका शुरुआती सवाल जो था, पहली बात कि आपने जो भूमिका दी है वो बहुत उपयुक्त दी है और बहुत अच्छी। मैं इसके लिए आपको मुबारक देता हूँ कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे सवाल को फॉर्मुलेट किया है। आपका पहला सवाल था कि क्या ये चीन के द्वारा प्रेरित है, तो इसमें कोई शक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये किस समय हो रहा है? जब हमारा, आपको मालूम है कि लद्दाख में चाइना और इंडिया के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है। वहाँ पर अभी डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। हिंदुस्तान ने ये तय कर लिया कि इस बार वो हमारा जो रवैया होगा वो बिल्कुल आक्रामक, यानी कि मैं डिप्लोमेटिक टर्म्स में बोल रहा हूँ, वो एग्रेसिव होगा और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमको देखने को मिल रहा है। बड़े पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर एक तरफ से आप देखें तो पूरी दुनिया जो है वो ये पैंडेमिक से ग्रसित है, ये कोरोना को लेके। उस समय अगर नेपाल ये रवैया अपनाता है भारत के खिलाफ, तो पता नहीं आगे क्या होगा जितेंद्र जी, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं नेपाल की जनता को तो नहीं, लेकिन मैं KP ओली को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। हम दो भाई थे, नेपाल हमारा छोटा भाई है और हम छोटा भाई भी बनने के लिए तैयार हैं, उसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो अगर आपको अपने आप को बड़ा कहना चाहते हैं, उसमें भी हमें कोई उसमें फिक्र की बात नहीं है। तो ऐसे समय में एक मुल्क जिसका बेटी और रोटी का जिससे हमारा रिश्ता था, वो इस तरह से व्यवहार करे हमारे समय, जबकि हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और आपको मालूम है कि हम जियोपॉलिटिकली हम वो चाइना से जूझ रहे हैं। और वो भी क्यों जूझ रहे हैं? वो कोरोना वायरस, वो पैंडेमिक जो कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में भारत के खिलाफ अनलीश किया गया है, और KP ओली की खुद के मुल्क को वो अनलीश किया है, खुद के मुल्क को। और ये, माफ़ कीजिएगा, इज्जत से मुझे बात करने का दिल नहीं करता है, ये आदमी कहता है कि ये चाइना वायरस इसको नहीं बोले, इसको इंडिया वायरस बोले। और मेरी अपनी ये खबर है कि ये PLA को ये दावत देने वाले हैं, ये कोरोना को लड़ने के लिए नेपाल में जिसने बायोलॉजिकल वॉरफेयर अनलीश किया, उसी को बुला रहे हैं अपने देश में। और ये आपके तराई रीजन तक आने वाले, ये PLA वाले। आपको तो मालूम है कि पहले इन लोगों ने किस तरीके से जो तराई के रीजन्स थे और जैसे लुम्बिनी वगैरह में किस तरह से ये एक्सेस दे रहे थे। अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इन्होंने किस तरह से उनको स्पेशल कंसेशन, हमने कुछ नहीं बोला। जगह जगह चाइना स्टडी सेंटर्स इन्होंने खोला, हमने कुछ नहीं बोला, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। एक सॉवरेन देश है, उसकी अपनी नीतियां हैं। तो इनको हम कभी भी
केपी ओली को हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये आदमी अपने मुल्क का भी नहीं है। ये आदमी अपने मुल्क का भी नहीं है। आपको मैं बता देता हूं, आप नेपाल में किसी से जाके ये बात पूछ लें कि केपी ओली की अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी क्या है। और मुझे लोगों ने कहा कि पहली बात कि नेपाल, ये केपी ओली जो है ये बिल्कुल चाइना का टट्टू है। ये प्रधानमंत्री केवल चीन के कहने पे ये बना हुआ है, एट देयर प्लेजर। द मोमेंट चाइना विड्रॉज द प्लेजर, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का ना, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसमिस समबडी, सो they are pleased to appoint him, the Chinese, and they'll be pleased to dismiss him the day they like. तो आप नेपाल में किसी व्यक्ति से आप पूछ लें, एक समझदार व्यक्ति से, कि इस आदमी का अपना चरित्र क्या है। साहब, ये थरोली करप्ट आदमी है। आपको मालूम है, वो पिछला जो ब्लॉकेड की बात करते हैं, ये सबसे झूठी बात है। पूरे नेपाल में वो ब्लॉकेड नहीं लगी थी, ये केवल बीरगंज वाले रूट में लगा था। और इस आदमी ने आर्टिफिशियल ब्लॉकेड क्रिएट करके, एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ये रोज का 1 करोड़ रुपए आदमी कमाता था। और बाद में इसने वो मनी पावर को एक्सरसाइज किया इस व्यक्ति ने। अब आप कहेंगे कि आखिर ये जो हुआ, कल मैं एक टेलीविज़न चैनल पे था तो मैंने पहली बार देखा है। मैंने किताब भी लिखी है, आपको मालूम है, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, और वो टाइटल खुद अपने आप में अपनी दास्तां बयां करती है। तो मैंने उस समय बोला था, और कल भी मैंने वो एक टेलीविज़न चैनल पे ये बात मैंने कही कि हिंदुस्तानियों को इसमें लोग बड़े चिंतित हैं। बोले, अभी आप चिंतित क्यों हो रहे हो? आप में गुस्सा क्यों है? ये उम्मीद के बाहर की चीज़ नहीं थी। आपने खुद गड्ढा खोदा है नेपाल में अपने लिए। जिस दिन आपने इन माओवादी ताकतों को और ये कम्युनिस्ट ताकतों को आपने पनपने दिया, उनको इनडायरेक्टली उनको सारी मदद पहुंचाई। और आपको मालूम है कि दुनिया में द फर्स्ट, मतलब किसी भी कंट्री में फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट विच हैज कम टू पावर बाय इलेक्शंस, वो नेपाल में। और ये हमारे यहाँ ये नीति बनाने वालों के, जो हमारे यहाँ लोग नीति, मैं कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ तो पता नहीं हम हैं क्या, हिंदुस्तान देश क्या है। हम तो जानते हैं बस इतना कि ये हिंदुस्तान है। तो आप तो खुद उस गलत रास्ते पे चल पड़े, वो जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के रास्ते पे, और आपने उनको भी ठेल दिया, नेपाल को भी। वरना मैं हमेशा कहता था इनको कि आप एक बात का एहसास आपको होना चाहिए कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या वो नेपाल हो या कोई देश हो, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, जिसके हमारे यहाँ माओवादी कहते हैं, उनके यहाँ भी माओवादी कहते हैं, और जो ये कम्युनिस्ट हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर, नहीं, ये ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में भी ऐसे यही कर रहे थे। और मैंने बड़ी बारीकी से ये अध्ययन किया था मैंने। दोनों ये चाइना के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और एक पार्लियामेंट्री रूट है और दूसरा वो आर्म्स वाली रूट है। आर्म्स वाली, उसको आपने प्रोत्साहित किया। यहाँ तक आपने प्रोत्साहित किया कि जब ये आया, और जब चीन ने, मुझे मालूम था कि ये चीन इन दोनों को साथ में ले आएगा जब
जब भी पड़ेगी, अलग अलग जो रास्ते हैं। कभी वो प्रचंडा को बुला लेता था, कभी माधव नेपाल को, कभी केपी ओली को। ये सारे के सारे इनका ससुराल वही है, आपको मालूम नहीं है? ये सब शी जिनपिंग के दामाद हैं, दामाद। तो दामाद जी को कहिए, ओलंपिक के पहले एक दामाद जी, वो प्रचंड, वो कहां का प्रचंड है मुझे नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे कितने प्रचंड घूमते रहते हैं। वो दामाद जी को बुलाया उधर, फिर दूसरे दामाद जी भी जाते रहे हैं और तीसरे दामाद जी भी जाते रहे। अब ये दामादों के बीच में सत्ता का खेल ये हमने शुरू करवाया है वहां पे। अब आपको मैं ये अगर कहूं कि ये चाइनीज अपने देश के भी नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो माओइस्ट और ये जो मेन स्ट्रीम है अपने देश के भी नहीं साहब। जब ये ख़त्म होता है पूरा जो ये जंगल वाला जो फेज़ था और ये जब पावर में आते, इनका डिमांड देखो, नेपाल आर्मी को बैन करो पहला, पूरा इसको हम बुनियादी से रिस्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि नेपाल आर्मी को हम पीएलए बनाएंगे। ये इनका इरादा था। वो इरादा नहीं हुआ, ये आर्मी चीफ को सैक करना चाहते थे। और उसी समय मैंने ये किताब लिखी थी, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। मैं यहाँ पर आके अपने नेपाल के दौरे के बाद मैंने यहाँ पे आके कहा कि ये सरकार गिरने वाली है इस बात पे, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपना एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टैंड ले लिया था कि हम अपने आर्मी को बर्बाद नहीं होने देंगे। नहीं तो ये तो पूरा ये पीएलए बनाना चाहो तो आर्मी चीफ की रेजिग्नेशन में वो, फिर इन्होंने वो एक डिमांड उठाया कि ये जितने लोग जो कि क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों को ले ले। क्रांतिकारी थे ये गुंडे, बदमाश, लफंगे, एक्सटॉर्शनिस्ट। अभी पूछो प्रचंडा क्या पीता है? सारे जंगल में भी स्कॉच पीते थे और अभी भी स्कॉच पीते हैं। और सारे के सारे इनके जो बड़े नेता है ना, आप पता लगा लेना, कोई खुल के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गया है और ये कोई व्यक्तिगत पूछिएगा कि प्रचंडा का बाप का जब अंतिम दाह संस्कार हो रहा था इसके पिताजी का, तो ये वहां से क्यों चला गया था? ये पूरा नेपाल जानता है इसको। तो आप बताओ कि जो देश अपने ही आर्मी को डिमोरलाइज करे, उनको आप गद्दी पे बैठने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे मैं आया तो हमारे यहां भी नालायक है ना ये अपने जो लेफ्टिस्ट हैं। तो एक मेरे बुक रिलीज़ की, उस समय राजगोत्रा साहब ने मेरी बुक रिलीज़ की थी। तो उस समय ये बात हुई, एक आपको मालूम है एक साउथ से एक पेपर निकलता है, वो नालायक उसका कुछ दिन के लिए एडिटर बना था। तो मुझे याद है कि जहाँ पे ये गोष्ठी हो रही थी, ये सेमिनार हो रहा था, ये कुछ साल पहले, तो ये अपने आप को लेफ्टिस्ट था। और उस समय प्रचंड जो था वो बड़ा अननोन कमोडिटी था। लोग सोचते थे कि पता नहीं ये प्रचंड है क्या चीज़, ये चीज़ है। तो ये आया और ये आपके सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में ये साउथ का जो जर्नलिस्ट जो है वो अपना पूरा डिंगे हाँक रहा था। मैंने ऐसे मिला, मैं ऐसे गया, मैं जंगल में गया, मैं वहाँ गया। हमारे भी कुछ लोग, अच्छा मतलब ये कितना बड़ा हीरो है, परमवीर चक्र वो करके आए। तो उसने कहा कि मैं कैसे मैंने पूरा अनरेवल कर दिया है, उनकी योजना क्या है, ऐसे में जो साई वॉरफेयर होता है। कुछ साल के बाद बुक रिलीज़ में मैंने उस आदमी को एज ए डिस्कसेंट बुलाया। अब वो मेरी किताब पढ़ने के बाद वो कहता है कि ये तो पॉलेमिक्स है माओवादियों के खिलाफ, क्योंकि ये माओवादियों का दामाद था, ये पॉलेमिक्स है। तब मैंने कहा कि एक बात बताओ कि आप इनको क्रांतिकारी बोल रहे हो,
और कह रहे हो कि इनको नेपाल की आर्मी में अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। अरे हमने आज़ाद हिंद फौज वालों को नहीं की यार, जो भी है वो गलती थी हमारी। और यहाँ पे ये लुटेरे, एक्सटॉर्शनिस्ट, गुंडे, बदमाश, आप देखो, आर्मी केवल बंदूक से नहीं बनती है। आर्मी का एक रैलिंग पॉइंट होता है, एक झंडा, आपका निशान। उस निशान से जिसका जितना इमोशनल अटैचमेंट होगा, अपने मुल्क से जिसका जितना इमोशनल अटैचमेंट होगा, जिसके पास जितने अच्छे संस्कार होंगे, जिसके पास जितना अच्छा चरित्र होगा, वही एक अच्छा सेनानी बन सकता है। ये गुंडे मवाली नहीं, जो कि जितने ये नॉन कम्युनिस्ट है उनकी लाखों की संख्या में इन्होंने जान ली। तो मैंने उस दिन पूछा, मैंने कहा कि एक बात बताओ कि इनको क्रांतिकारी बोलते हो क्योंकि इन्होंने लाल झंडा ले लिया। और मैं हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानियों से भी यही पूछ रहा हूं कि तुम ये अंग्रेजी बोलने वाले, ये जितने ये गुंडे बदमाश, ये हैं अपना कमीज खुद फाड़ने वाले लोग, इनको जो इतने रिस्पेक्टेबिलिटी देते हो क्योंकि अंग्रेजी ये बोलते हैं, तो फिर आप मधेसी लिबरेशन टाइगर्स को क्यों नहीं आप देते? 20% हिस्सा जो है एरिया वाइज में, 20 से 25% एरिया, वो अगर काठमांडू ईस्ट वेस्ट, नेपाल का ईस्ट वेस्ट हाईवे कर दे तो एक वो हॉरिजेंटल डिवाइडिंग लाइन है और नीचे पूरा तराई का रीजन है, मध्य से। अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स इन तराई। उनकी अपनी मांग है, उनका अपना बिल्कुल एक अलग जियो पॉलिटिक्स है। वो भारत की तरफ ज्यादा देखते हैं वो। तो मैंने कहा कि उनका जो मधेसी लिबरेशन टाइगर्स जो है, उनको आप क्यों नहीं लेते फौज में? उनकी डिमांड भी थी। लेकिन ये हिंदुस्तान में हमारे जो कुछ इंटेलेक्चुअल, जो ये जिसको कहते हैं, क्या मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, जो ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड्स जो हैं, इन लोगों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि कोई भी गुंडा वो लाल झंडा ले ले, हाथ में चाकू ले ले, वो क्रांतिकारी बन जाता है। और अगर वो अंग्रेजी बोलता है वो गुंडा, वो उसका नेता। ज्योति बासु के भाई, ये देखो स्कॉच पीता है ज्योति बासु, ये आप कम्युनिस्टों से सुनोगे, वो स्कॉच पीता है, वो क्या धोती पहनता है, क्या ड्रेसअप करता है। और वो बुद्धदेव भट्टाचार्य, अरे ही स्मोक्स ओनली 555। इस मानसिकता से हम लोग ग्रसित थे। तो हमने जिसको बिठाया, आप उसको भुगत लो। दूसरी बात आपने कही, आपने एक ये भी कहा कि ये हमारे लिए ये बफर का काम किया है। बिल्कुल भैया, दुनिया में एकमात्र हिंदू देश नेपाल ने डिक्लेयर किया, और आज से नहीं, उनको कोई, जो मोनार्की थी उनको कोई शक नहीं था उसमें। पहली बात आपको मालूम है, तिब्बत में ये फ्रांसीसियन मिशनरीज जो थे वो पहले एक्टिव थे। उनको जब मार के भगाया गया वहाँ से, जब मार के भगाया गया तो वो आए नेपाल में कुछ दिन इनको रहने का इनको परमिशन मिल गया। फिर एक राजा आया, इनको मार के भगाया तो ये आ गए बेतिया, और फिर बेतिया के महाराज ने इनको कुछ जगह वगह दी। और अब आज भी आप देखेंगे कि बिहार के बेतिया में काफ़ी मतलब इनके इंस्टीट्यूशंस वगैरह वहाँ पर ये चलते हैं। लेकिन उस समय भी एंटी कन्वर्जन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और माओवादियों को लाने का जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये षड्यंत्र था,
ये पूरे ये जो क्रांति के पीछे में, उसमें इस षड्यंत्र के पीछे ये जो कुछ ये आपके वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ ताकतें हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं जब काठमांडू में घूम रहा था, एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, ये सब इनको हथियार से और पैसे से इनकी मदद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ये आएंगे और ये बस कन्वर्जन, उसके बाद ये जो एंटी कन्वर्जन जो लॉ था वो उसको हटा देंगे और उसके बाद धड़ाधड़ कन्वर्जन होगा। आपको मालूम है जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला तो गोरखा रेजिमेंट्स में हिंदुस्तानी ऑफिसर नहीं होता था। समझ रहे मेरी बात? गोरखा रेजिमेंट्स में हिंदुस्तानी ऑफिसर नहीं होता था। फिर एक आज़ादी के बाद एक ट्राइपाइट एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो उस ट्राइपाइट एग्रीमेंट में ये निर्णय लिया गया, जो राजा थे वहाँ नेपाल के, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके यहाँ आप कुछ हिस्सा आप ले लो। तो ब्रिटेन के यहाँ कुछ चली गई फ़ौज और बाकी जो बल्क फ़ौज थी वो हमारे यहाँ चली आई, जितने गोरखा रेजिमेंट्स थे। लेकिन एक ही शर्त में नेपाल के राजा ने माना, वो शर्त था कि ये कभी भी ये हिंदुओं पर गोली नहीं चलाएंगे। ये पहलू, इतिहास का पहलू बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये इसी शर्त पे ये अपनी सेवाएं देंगे कि ये इनको कभी भी इनको ये नहीं कहा जाएगा कि हिंदुओं पर गोली चलाओ। हमने उसको स्वीकार किया। तो नेपाल एक फिजिकल ही बफर नहीं था, एक आइडियोलॉजिकल बफर भी रहा है। और वो आइडियोलॉजिकल बफर था, वो हिंदुइज्म पे प्रेडिकेटेड था। और आपने इन गुंडे मवालियों को लाके ये बैठा दिया यहाँ पे, और बैठा के अभी ओली कैसे बना प्रधानमंत्री? ये तो ओवरग्राउंड था। ये तो कहता था कि नहीं 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 नहीं, ये माओवादी, ये हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। माओवादियों ने जंगल से रास्ता तैयार किया इनके लिए। साहब मैं आपको एक बताता हूँ, एक दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा था, आज से 7-8 साल पहले की बात है। एक सेमिनार हो रहा था, तो उस सेमिनार में मुझे याद है कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ वहाँ पे आए हुए थे नेपाल के, मंगत कटवाल, ठीक है। और उनका जो माओवादियों का उस समय लीडर था पुन, वो भी बैठा हुआ था। और हमको कटवाल साहब ने एक बात बोला था। उन्होंने कहा था कि, और पुन को बोला कि अरे हम तो चाहते तो तुमको कब का ख़त्म कर दिए होते। एक पर्टिकुलर जगह है होलेरी, कहाँ पे, वहाँ पे पूरी नेपाल आर्मी ने इनको घेर लिया था। और फिर वहाँ के राजा ने इनको बोला कि छोड़ दो इनको, ये अपने ही लोग हैं। कहा वो हमसे सबसे बड़ी गलती हुई थी, वो सबसे बड़ी गलती हुई थी। हमने तुमको अपना समझा और आज तुमने देखो क्या कर दिया है। और तब हम लोगों की तरफ देख के जनरल साहब ने ये बोला कि ये गलती आप मत करना। आज आपको ये बात महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आपका देश बड़ा है, यू हैव ए स्पेस टू ट्रेड। लेकिन नेपाल के पास वो स्पेस नहीं था ट्रेड करने के लिए। और देखिए, तो उस रास्ते से गया और ये ओली और ये सारे लोग वहां पर आके बैठ गए वहां पे। तो आज जो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वो तो हमको तब सोचना चाहिए था। अपने हित में भाई आपने एक चरित्र था उस देश का, वो तो आपकी तरफ देख रहे थे। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, वो तो आपकी तरफ देख रहे थे।
और आप देखिए, वही बात नहीं थी। आप देखिए ये नक्शा, देखिए मैं कुछ साल पहले ये नक्शा का स्वरूप भी बदलता रहता है। ये मैंने कई 1.5 दशक पहले ये नक्शा बनाया था। ये देखिए, ये जो आप देखें डॉट डॉट वाला, ये नॉर्थ ईस्ट का ये ट्रबल एरिया, जो ट्रबल्ड एरिया आप देख रहे हैं, ये आज बहुत अच्छी हालत में है। अगर कोई हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया मोदी सरकार की अगर के दौरान अगर कोई सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ जिसको बोलते हैं अच्छी खबर है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट से है। जिस तरह से इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन हुआ है आज नेपाल में, जितेंद्र जी, लोग कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ है, आपको मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है। वो खबर तो छपती नहीं है, अच्छी खबर छपती नहीं है कभी। हमारे ये म्यांमार से एक प्लेन लोड इंसर्जेंट्स का म्यांमार से इंडिया में आया, आपको मालूम है? इम्फाल में 1 प्लेन लोड ऑफ इंसर्जेंट्स। डोबल साहब ने इसको पर्सनली सुपरवाइज किया था, और ये पूरे एरिया में जो मणिपुर और असम और उसमें और भी कई जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके कम से कम 2 दर्जन जो लीडरशिप है वो यहाँ पर आके ये बोडोलैंड के और आपके असम के और मणिपुर के, नागालैंड के, उनको लाया गया यहाँ पे। ये हमको म्यांमार से कोऑपरेशन मिल रहा है, इस कंट्री से हमको कोऑपरेशन मिल रहा है। लेकिन आप नेपाल का देखें, ये देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया है, यही वो कॉरिडोर है तिरुपति टू पशुपति। नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो मैंने नक्शा बनाया था वो समय, वो देखिए, उस समय माओवादी यहाँ पे बहुत एक्टिव थे नेपाल में। इनके हमारे माओवादियों से इनकी पूरी सांठगांठ थी। और ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जो है, ये तिरुपति से पशुपति तक, इनके आपस में काफ़ी इनका कोऑर्डिनेशन था, लेन देन था इनका। और इस चीज़ के बावजूद इस चीज़ के बावजूद, ये रेड कॉरिडोर के एक्टिव होने के बावजूद आपने कोई मदद नहीं की नेपाल सरकार की, ताकि ये माओवादियों को खत्म कर सकें। अगर उस समय हमने इनको खत्म कर दिया होता, और आपने क्यों नहीं आपने ये नीति अपनाई? क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम था। आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि हार्ट एंड माइंड्स और ये, और कोई आपके वो 5 वो गंदे से एकेडमिशियंस आ जाते हैं और ये बोलेंगे नहीं, ये तो डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है और ये उसका प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, ये डेवलपमेंट का प्रॉब्लम कौन सा रूप ले लिया। तो इस तरीके से ये अशिक्षित लोग कुछ कहेंगे नहीं, एजुकेशन की कमी है। अरे भाई, मैं लोगों को ये चुनौती देता हूं, मेरे से पैसे ले जाओ। एक ये रेड कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा के पास एक स्कूल खोल के दिखा दो, एक स्कूल चला के दिखा दो। मैंने ये कई बार ये चीज़ दोहराई है कि मैं जब माओइज्म पे काम कर रहा था तो मैं सुकमा के कलेक्टर से मिला। तो सुकमा के कलेक्टर ने मुझे कहा कि, मैंने कहा आपको कोई फंड्स की कमी तो नहीं है? और पूरे रेड कॉरिडोर में मैं जिस डीजी पुलिस से मिला, जिस भी मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला, जिस भी मैं एसपी से मिला, डीसी से मिला, किसी ने मुझे फंड्स की कमी के बारे में ऐसा, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो सुकमा के कलेक्टर ने मेरे को कहा कि देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मेरे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन जब हमारे लोग अंदर जाते हैं पोल्स गार्डने और वो बिजली ले जाने के लिए,
तो उन्होंने एक बड़ा नायाब तरीका ढूंढ निकाला है माओवादियों ने ये पोल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो चारों तरफ जंगल की लकड़ी स्टैक कर देते हैं पोल्स के और आग लगा देते हैं उसमें, फिर वो मुड़ जाता है वो पोल्स। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते कि वहाँ डेवलपमेंट पहुँचे, ये नहीं चाहते कि लोग टेलीविज़न देखें, ये नहीं चाहते कि ये इनको दुनियादारी के बारे में मालूम हो। तो इन शक्तियों के गिरफ्त में आज नेपाल है, इन शक्तियों के गिरफ्त में। आपने इन लोगों को पावर में दिया और आज आपको आश्चर्य हो रहा है कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया। साहब ये नेपाल नहीं बोल रहा था, ये जो भी इन्होंने कार्रवाई की ये नेपाल नहीं बोल रहा था, बोल रहा है ये चाइना बोल रहा है। जो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कम्युनिस्ट अपने ही आर्मी के खिलाफ हों वो किसके हो सकते हैं। इनसे पूछिए कि नेपाल का ये कम्युनिस्टों से जो है नेपाल के कि नेपाल बनाया कौन। उनसे ये सवाल पूछिए कि आज जो तुम ये नेपाल और सॉवरेनिटी कर रहे हो ये नेपाल बनाया कौन। दिस वेरी एंटिटी कॉल्ड नेपाल, ये मोनार्की ने बनाया। 200 साल पहले पृथ्वी नारायण शाह, वो यहाँ ये इधर गुरखा का रूलर था, वो जिससे वर्ड गुरखा आया है, जिससे ये आपका ये बाबा गोरखनाथ भी जिसका वो यूपी के चीफ मिनिस्टर से ये है बाबा गोरखनाथ का जो मंदिर है, ये शब्द गोरखा से आया। और अगर ये शाह डायनेस्टी का आप देख लें तो ये लोग भी हिंदुस्तान से गए थे। उसके बाद इन्होंने इस पूरे इलाके में ये काठमांडू टू वेस्ट, इसको चौबुसी बोलते थे, 24 प्रिंसिपैलिटीज थे और ईस्ट में 50 से ज़्यादा प्रिंसिपैलिटीज थे। ये पूरा जो तराई का रीजन जो है, ये पूरा तराई, इसको मलेरियल बेल्ट बोला जाता था। थिक जंगल, थिक फॉरेस्ट, ठीक है ना। काठमांडू में 3 किंगडम थे, काठमांडू के अंदर ही 3 किंगडम थे और कई साल लग गए, 10 साल से ऊपर लग गए वहां पृथ्वी नारायण शाह को इन तीनों किंगडम्स काठमांडू में सबड्यू करने के लिए। उन्होंने फिर ये पूरा इलाका जो आज आप शेप दे रहे हैं और ये विवाद जो खड़ा कर रहे हैं ये वेस्टर्न नेपाल का, ये पृथ्वी नारायण शाह की ये देन है। अगर पृथ्वी नारायण शाह नहीं होते तो नेपाल भी नहीं होता। तो ये इतिहास, ये कम्युनिस्टों के ये क्या उनके क्षमता में है। हाँ, एक काम ये कम्युनिस्ट कर सकते हैं जो कर दिया इन्होंने कि ये पृथ्वी नारायण शाह की पूरी बनाई हुई नेपाल को इन्होंने चाइना के हाथ में गिरवी रख दिया है। ये यही काम कर सकते हैं बस। सिंह साहब, मैंने अपने प्रश्न में ये पूछा था कि इस समस्या का बुनियादी आकलन क्या है। जी हाँ, मैं उस पे आने ही वाला था। इसको यूं समझ लें, मैं और आपके दर्शकों को मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बहुत टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरा हमारे 1800 किलोमीटर की बाउंड्री है नेपाल के साथ और ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री, ये एक तरह से कहिए तो इसको आप अनगार्डेड बाउंड्री कह सकते हैं। ये एक फ्री मूवमेंट है दोनों देशों के बीच में इस बाउंड्री का। यूं कहें कि एक ओपन बाउंड्री है,
और ऐसा रहना भी चाहिए। मुझे याद है जब ये एसएसबी को भी जब लगा रहे थे ये इस बाउंड्री के ऊपर में कई जगहों पे हमारे बिहार और यूपी के इलाकों में, तो मैंने इसकी भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि देखिए आप ये इसको मतलब कोई ऐसा कोई संदेश मत भेजिए, मैसेज मत दीजिए कि सॉफ्ट मिलिटराइजेशन का मतलब जो सॉफ्ट मिलिटराइजेशन जैसा लगे, ऐसा कोई काम मत कीजिए। ये दो सब ऐसे भी घर हैं जिनका दालान जो है वो नेपाल में है और बाकी उनका घर इधर है भारत में। कई ऐसी जगह हैं, कुछ नदियां हैं जो कि अपना वो कोर्स बदलते रहती हैं, आप समझ रहे हैं, तो उस पर भी है। तो हमने कहा था कि इसको जैसा है इसको रहने दीजिए, इसको एक सॉवरेन देश है लेकिन एक आप बाउंड्री है उसको ओपन रखिए। अब हुआ क्या है कि सबसे ताज्जुब की बात यही है कि ये जो ओपन बाउंड्री की जो हम जब बात करते हैं, तो अगर ओपन बाउंड्री है तो ये जो पूरा एरिया जो विवाद का एरिया है ये वाला है, वेस्टर्न बाउंड्री पे ये वाला, ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इस एरिया की। तो इस एरिया में विवाद क्यों और विवाद कैसा? मैं इस एरिया में गया हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये काली नदी है यहाँ पे। कहाँ से सर एक बार बताएं? ये वेस्टर्न बाउंड्री के ऊपर में इस जगह पे काली नदी बहती है, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये काली नदी है वहाँ पे। तो काली नदी के इस तरफ दूसरी तरफ नेपाल है, इस तरफ नेपाल है और इस तरफ इंडिया है। ये बाउंड्री है दोनों के बीच में। अब है क्या कि ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, यहाँ पूरे एरिया जो है नेपाल में उसकी इकॉनमी जो है वो हिंदुस्तान सस्टेन करती है। इस काली नदी पे आगे चले जाएं तो एक पुल है, ठीक है, एक यहाँ पे पुल है, और वो पुल से आप चले जाइए तो वो जो धारचूला है नेपाल में, उसका जो पूरा मार्केट है वहाँ पे हिंदुस्तानी है, वहाँ पर खरीदने वाले भी हिंदुस्तानी हैं। उस पुल के जरिए लोग हिंदुस्तान में काम करने आते हैं। और ये पूरा जो इलाका है बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये मैं इस इलाके की मैं ये जस्ट काली नदी के बाद से नेपाल में बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हैबिटेशन ज़्यादा नहीं है उन पहाड़ियों के ऊपर में। तो इस पूरे इलाके में हिंदुस्तान की जो मतलब जो इकॉनमी जो है वहाँ की, वो हिंदुस्तान सस्टेन करती है। अगर नेपाल से लाया हुआ मान लीजिए चावल और हिंदुस्तान से जो चावल वहाँ ये होता है, दोनों का आप देखिए 10 टाइम्स 10 गुना फर्क है। तो हमने कभी इस तरह का हमने कभी सोचा ही नहीं, आज भी नहीं सोचते हैं। और ये हमारे लिए कोई बहुत अहंकार की बात नहीं है कि हम नेपाल में हम अपने नेपाली भाइयों को हम ये सुविधाएं पहुंचा रहे हो, हमारे भाई हैं। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में मिनिमम मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम 1 करोड़ मिनिमम 1 करोड़ नेपाली हिंदुस्तान में हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैं आप भी इसी हिंदुस्तान के हैं, आपने कभी उस तरह की भावना देखी जो ये केपी ओली और ये माओवादी दिखा रहे हिंदुस्तान की तरफ? क्योंकि इन्होंने ना ये दामाद बन गए, बाकी लोग दामाद नहीं बने शी जिनपिंग के, तो उनके ये दामाद बन गए ये लोग। तो
तो ये इलाका जो है अभी देखिए, ये मैंने कहा कि वो काली नदी जो है बड़ी फास्ट फ्लोइंग रिवर है। मतलब ऐसा है कि अगर आप पैर रख दें तो आप पता नहीं उस बहाव में आप चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे पता नहीं कहां। तो कहानी इस तरह से है कि देखिए, ये 1814-16 की बात है। नेपाल काफ़ी एक्सपैंड कर रहा था। नेपाल का राज्य जो है इस तरफ भी बढ़ रहा था, कुमाऊं तक आ गया था, ठीक है ना, देहरादून तक ये करीब करीब पहुंच गए थे, और इस तरफ भी ये, इस तरफ ईस्ट के तरफ भी ये बढ़ते जा रहे थे, सिक्किम की तरफ, दार्जिलिंग तक ये पहुंच गए थे। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ युद्ध हुआ, मैं संक्षेप में बताऊंगा। और फिर उसके बाद बैटल ऑफ ये सुगौली का समझौता हुआ, ठीक है, 1816 में। सुगौली के समझौते में बाउंड्री जो है वो तय हुआ। तो वो तय हुआ इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये जो काली नदी है, कहा भाई ये क्लियर सी बाउंड्री है, ये नदी जो है ये नेचुरल बाउंड्री है दोनों के बीच में। अब वो जीती हुई सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसी एरिया से, ये इस एरिया से लिपू लेक पास, जो कि वहाँ जाती है आपके तिब्बत की तरफ, ये कैलाश मानसरोवर का भी रास्ता है। आपकी जो फेमस एक्ट्रेस थी प्रतिमा बेदी, वो इसी रास्ते पे गई थी, वहाँ से लोग जाते रहे, ठीक है। अब 1869 में एक सर्वे होता है। सर्वे में भी यही कहा जाता है कि ये एरिया जो है लिपू लेक का जो ये है, ये हिंदुस्तान के उसमें है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कुछ लोग वहाँ पे, जो ये जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को बिगाड़ने में, वो कहते जी उस समय हम बहुत कमज़ोर थे, हमने दबाव में अपना वो कर लिया। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। 1950 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया। जब ये इन्वेड किया, और ये उस समय ये कम्युनिस्ट ताकतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, हैं, इंटरनेशनल कम्युनिज्म अभी अपने ज्वार को पकड़ रहा था। तो यहाँ पे जो राजा जो थे, राजा को ये लगा कि अगला नंबर जो है नेपाल का भी हो सकता है। तो उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी मदद करो। और 50 में हम भी एक फ्लेजलिंग नेशन स्टेट थे, हमारे पास उतना साजो सामान नहीं था, उतना हमारे पास पैसा नहीं था। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, ये पूरे नेपाल इस बॉर्डर पे हम 17 से 18 पोस्ट लगाएंगे, मिलिट्री ऑब्लिक पुलिस पोस्ट, ये पूरे यहाँ से लेके आते। अब हुआ क्या कि फिर हालात बदलते गए। ये मिलिट्री और पुलिस पोस्ट, और उसमें ये भी एरिया था जो लिपू लेक के उसके पास की बात कर रहा हूँ, वो एरिया भी था हमारे पास। तो 1969 में किंग महेंद्र ने अपने उसको प्रधानमंत्री को बोला कि मिसेस गांधी को बोलिए कि ये हटा लें अपना। तो मिसेस गांधी ने हटा लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है और अहम बात यह है कि ये जो लिपू लेक वाला जो पोस्ट जो था वो खाली नहीं किया गया। तो इनका कहना है
कि भाई हमने आपको इसलिए नहीं कहा कि खाली करो क्योंकि आपके सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज़ का राजा को बड़ा ध्यान था। अब साहब वो क्या सेंसिटिविटी, उस समय तो सांस्कृतिक क्रांति हो रही थी चाइना में, माओ अपने ही लोगों को मार रहा था, समझे कि नहीं। और हमारा कभी भी तिब्बत से ये सेंट्रल सेक्टर में हमारा कोई झगड़ा ही नहीं रहा है। इस सेक्टर में झगड़ा हमारा जो भी है अरुणाचल में है, लद्दाख में, लेकिन सेंट्रल सेक्टर में है नहीं, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट अपने आप में ये बिल्कुल बेबुनियाद ये आर्गुमेंट। 1959 में 54 में जब हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो 6-7 जगह हमने पॉइंट्स थे जहां से ट्रेड का हमने वो किया, डेजिग्नेट किया चाइना के साथ तिब्बत के थ्रू, उसमें भी लिपुलेख। 1961 में इन्होंने चाइना नेपाल बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, वो भी हमारा अलाइनमेंट दिखा रहा है, दिखाता है वो मैप। तो आप बताओ कि इस झगड़ा क्या, अच्छा अब झगड़ा क्या है और इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। मैं बड़े साधारण उसमें वो करूंगा। अब ये हुई काली नदी, ठीक है, ये काली नदी मान लो यहां से ये शुरू, जहां से मैं कह रहा हूं ये अब है क्या कि इस काली नदी में कई छोटी छोटी जो रिवलेट्स, कई छोटी छोटी जो जैसे नदियां, ये आके काली नदी में जुड़ती हैं। तो अब सवाल है कि काली नदी शुरू की उत्पत्ति कहां से होती है। तो उनका कुछ मानना है कि हम कहते हैं कि इधर ईस्ट से हुई है, जो ईस्ट से होती है तो लिपुलेख एरिया हमारे एरिया में आता है, और वो कहते हैं कि नहीं और वेस्ट में, हम कहते हैं ये ईस्ट में, वो कहते हैं कि नहीं और वेस्ट में होती है। अब तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी नदी, आप अगर गंगोत्री भी जाएं आप, तो आप देखते हैं ना कि जब वो शुरू होती है तो कई डिस्ट्रीब्यूटरीज आके मिलते हैं ना। अब मान लीजिए एक हर एक एरिया का एक अपना वो रिलीफ सिस्टम होता है ना, वो क्या बोलते हैं वाटरशेड सिस्टम होता है। तो अब आप बोलें कि मान लीजिए नेपाल से तो बहुत सारी नदियां शुरू होती हैं। अब ये पूरा ये एरिया देखें आप, तो ये गंडकी और कई रिवर्स नेपाल से इधर आती हैं, ये पूरा नॉर्थ टू साउथ फ्लो है। अब आप कहें कि गंडक गंगा में मिलती है, तो गंगा गंडक से ही शुरू होती है। आप तो वही बात कह रहे हैं ना यहाँ पे। एनीवे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने कहा कि भाई देखो, इसका स्रोत जो है एक स्प्रिंग है, नेचुरल स्प्रिंग है, और बाकी जो है आपकी जो सोच है, हम इसको आपको फिर भी अगर कोई डिफरेंसेस है तो हम इसको बैठ के हम ये कर लेंगे। लेकिन आपने पार्लियामेंट में इसको ये कर दिया। अब आपने तो उसको लिख दिया एक पत्थर के उस पे, एच्ड इट इन स्टोन, पत्थर पे लिख दिया। तो अब निगोशिएशन क्या होना है फिर हमारा, क्या फिर बातचीत क्या होगा, फिर हमारा बातचीत क्या होगा। आप मेरी बात समझ गए ना। एक काली नदी है, उसमें कई डिस्ट्रीब्यूटरी आ रहे हैं, झगड़ा है कि हम कहते कि नहीं ये ईस्टर्न वाले जो ये है रिवलेट्स है और ये वाले हैं, तो लिपुलेख वो हमारे एरिया में है, और वो कहते कि नहीं उससे उधर है वेस्ट में जो है वो मेन उत्पत्ति वहां से हुई। इसी का झगड़ा है। इसको बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बताया। तो अब जब ये इस तरह का मुद्दा सामने आ जाए, आप बताइए कि क्या ये एक इंट्रैक्टेबल मुद्दा है जो कि दोनों देशों में नहीं वो किया जा सकता है। आप इंतजार कर लेते, थोड़ी बात कर लेते। लेकिन अगर आपको नक्शे, आप ये देखो, ये कह रहे हैं कम्युनिस्ट, दुनिया के जितने कम्युनिस्ट, और मैंने कहा ना, मैंने टेलीविजन पे बोला
कि जब तुम्हारे यहां खुद के कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं, तुम्हारे यहां खुद के पॉलिटिशियन चुपके चुपके चाइनीज एम्बेसी में जाते हैं, तो आप नेपाल के कम्युनिस्ट पर कैसे भरोसा कर सकते हो भाई? इस पूरे कोरोना के दौरान मुझे मालूम है $2 बिलियन इन्होंने हिंदुस्तान, अमेरिका में तो खर्चा किया ही है इन्होंने, वॉशिंगटन पोस्ट क्या क्या है, सारों अखबारों को खरीद लिया है अभी। और जितने अभी आप देखोगे जितने ये नालायक जर्नलिस्ट थे ना, धीरे धीरे उस तरफ को जा रहे हैं, उस तरफ को, अमेरिका की तरफ। एक एंटी नेशनल महिला जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है किसके लिए वो कॉलम लिखती हैं और किसके कहने पे लिखती हैं। और आज भी कुछ लोग जो कि ये कह रहे हैं कि चाइनीज हियर, चाइनीज देयर, चाइनीज एवरीवेयर, हिंदुस्तान तो हार गया, एक फोटो नहीं, एक वो नहीं, एक प्रूफ नहीं, क्योंकि उनको स्पेस मिला हुआ है तो आप कुछ भी आप लिखते रहो, बोलते रहो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आपके खुद देश में ऐसे गद्दार बैठे हुए हों जो कि इस चीज की तलाक में हैं। 62 में, आपको मैं बता दूं, थोड़ा इतिहास लोग जान लें इसको, 62 की लड़ाई में ये जितने ये कम्युनिस्ट हैं, ये वो 555 पीने वाला, और ये आपको नहीं, उसके पहले से मैं थोड़ा सा 1930s का है जो पहला अधिवेशन हुआ है कम्युनिस्ट का, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं। उसने ये बात उठाई थी कि नहीं, हमारे वो बड़ी एनिमेटेड डिस्कशन चल रही थी, हीटेड डिस्कशन, कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्या होना चाहिए। तो एक इनका एक लीडर था सत्य भक्त, और वो सच्ची में सत्य भक्त था। उसने कहा कि नहीं, इसका नाम होना चाहिए इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों ने साहब उसको मारपीट के स्टेज से उतार दिया, कहा कि नहीं, कम्युनिज्म का देश से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो एक एरिया है हमारे लिए, इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पार्टीशन के टाइम में एक इनका जनरल सेक्रेटरी होता था, अधिकारी, उसने कहा था पाकिस्तान बननी चाहिए। उसके बाद ये जितने जिहादी थे, जब पाकिस्तान, एक तो आपको मैंने बताया ना कि ये जब 1946 इलेक्शंस में, ये तो मैंने आप सबको मालूम है कि 46 इलेक्शंस में 86% मुस्लिम्स वोटेड फॉर मुस्लिम लीग। ये कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान के लिए नहीं चुना, हम हिंदुस्तान को, हमने कहा हम, ये हमारी धरती है, सब झूठ बोलते हैं। 86%। अगर किसी ने इंडिया के लिए वोट दिया था तो वो थे ये बुनकर, जो अपने ये बुनकर भाई लोग हैं, जिनको अंसारी भी इनके कई लोग टाइट, उन लोगों ने किया। तो इन लोगों ने, जब ये पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता चुन लिया, ये बन गए कम्युनिस्ट, और फिर कम्युनिस्ट के तरीके से जिहाद चलाने लगे। फिर क्या बना जी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या तुम प्रोग्रेसिव था? एक बेबुनियाद बकवास भाषा उर्दू में, ना जिसका कोई इतिहास, ना जिसका कोई शुरुआत और जिसका कोई अंत भी नहीं है। भाषाएं ऐसी नहीं बनती हैं, भाषाएं ऐसी नहीं बनती हैं कि उससे ले लिया कुछ और लेके मिला के है, उसमें कुछ पर्शियन का वर्ड डाल दिया और आपने भाषा बना ली। तो इन लोगों ने, ये संगीतकार हो गए, ये वो हो गए, और वो मुझे तो साहब ना कोई बहुत वो नज़ाकत वाली कोई उर्दू बोलता है ना, वो जितना नज़ाकत से बोलता है उतना ही बड़ा फरेब मुझे लगता है, फरेबी लगता है वो। ऐसे लगता है कि जैसे मतलब उसके
मतलब फरेब उसके उसके जुबान से टपक रही हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगे, जो जितना वो महीनी से और सोफिस्टिकेशन से जो ये उर्दू भाषा बोलता है ना, मुझे वो उतना ही बड़ा फरेबी लगता है। वही कह रहे हैं, मतलब 100% वर्ब्स हमसे लिया। और बार बार मैं कहता हूँ, कहा कि मैंने एक भाषा में, फिर आपने सारे जगह इलाहाबाद को आपने अरेबिक बोले। बाय द वे मुझे पर्शियन आती है, मेरा फॉरेन लैंग्वेज था पर्शियन, और मुझे अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिखना आता है, और तब मैंने इनका फ्रॉड देख लिया इनका। अब जाके अपने पूछो ना गाजियाबाद में, ये हमारी किस्मत न थी वसाले यार होता। बोले वसाले का मतलब क्या होता है मौलवी साहब? कहते पता नहीं जी। तो ये सारे ये लेफ्टिस्ट, मतलब ये कम्युनिस्ट बन गई है। तो ये झगड़ा कुछ नहीं था, लेकिन अब यही है कि अब बातचीत क्या है? अब बातचीत नहीं होगी। मैं नहीं कह सकता बातचीत, मैं कौन होता हूं, लेकिन बातचीत नहीं होनी चाहिए। कोई बातचीत नहीं हो। तुमने नक्शा निकाला, और हाँ मैं कह रहा था कि इन्होंने चीन से ये नक्शे की ना, वो क्या माओ बोलता था कि न्यूक्लियर वेपन्स आर पेपर टाइगर्स, वो इसी तरह ना ये नक्शा के वाले लोग पेपर टाइगर होते हैं। तुम नक्शा निकालोगे, हमारे पास भी अपना नक्शा, हम अपने नक्शे से चलेंगे, और जो रास्ता हम सोचते हैं हमारा है, तो हमारा कर्तव्य है अपने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना। अगर किसी को कॉन्टेस्ट करना है तो हम कॉन्टेस्ट तो अवॉइड कर नहीं सकते हैं। आप हमारे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, भाई अगर जमीन का झगड़ा होगा तो भाइयों में होता है, होगा, कॉन्टेस्ट होगा, जबरदस्त होगा, अगर जरूरत पड़े तो कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़े दुख की बात है कि उनसे कॉन्टेस्ट होगा जो कि अपनी आर्मी को अपने नेपाल आर्मी को वो खुद गाली देते हैं और खुद उसको दुश्मन मानते हैं। और वो भी इस समय कोरोना वायरस के दौरान, और जब ये हो रहा है ये और मैं आपको एक बात बता देता हूं जितेंद्र जी, मुझे इस बात का हमेशा दुख होता था जब मैं किताब के लिख के आया। मैं नेपाल जाता था तो या बातचीत होती रहती है मेरी, तो हर आदमी को लगता था कि ये पता नहीं पूरे यहां पर मतलब बस नेपाल की ही चर्चा होती है। हाँ, बात करते करते ये भी मुझे याद आ गया, मैं जब नेपाल गया तो मैं एयरपोर्ट वापस आ रहा था, तो एयरपोर्ट पे मैंने वो टैक्सी वाले को देखा, मैंने भैया गाड़ी रोको 2 मिनट, एक बड़ा सा होर्डिंग, वेलकम टू नेपाल गेटवे टू चाइना। ठीक है, वो मैंने उसका फोटो लिया, आपके इंडियन डिफेंस रिव्यू के वो आर्टिकल में वो पूरा वो फोटो छपा। तो मैं किस चीज़ की इसके पहले बात कर रहा था, ये हाँ, तो वो नक्शे का, तो नक्शे का इन्होंने, अब जैसे चाइना ने क्या किया है, साउथ चाइना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके फेवर में दे दिया। हम नहीं मानते जी, हम नहीं मानते। तो भाई नक्शा तो सबको ही बनाता है ना, और सबके देश में पार्लियामेंट होती है। नक्शा उस पर तो किसी का वो है नहीं, आप नक्शे बनाते जाओ। अब बात है कॉन्टेस्ट होने की, तो बात होगी, कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ऐसी ताकतें अभी नेपाल पे बैठी हुई हैं, और जो मतलब इनको अपने मुल्क से भी लगाव नहीं है। ये जो अभी बैठे हुए हैं, इनको कोई मुल्क से अपने लगाव नहीं। जैसे हमारे यहाँ कम्युनिस्ट है ना, आप देखो, आप बोल दो कि ये कोरोना वायरस जो है वहां से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, चुप बैठ जाएंगे। जिंगजियांग में मुस्लिम्स का क्या हो रहा है उस पर चुप ये कर देंगे।
अब कोई चुप्पी क्यों साधता है? एक 25% आइडियोलॉजी के कारण, 75% पैसे के कारण। और मैं सरकारी हैसियत से कुछ नेबरिंग कंट्रीज से मैं डील कर रहा था, अपने नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल भी उसमें शामिल था। जितने चाइनीज फर्म्स हैं जितेंद्र जी, बाकियों का तो मार्जिन हो सकता है 1% होगा, ये 3% तक इनको इजाजत है ब्राइब देने का, चाइनीज फर्म्स को 3% उसमें ये किसी को खरीद लेते हैं ये। अब वो क्या मतलब है, उसकी क्वालिटी हमको उस समय, आज से कोई 15 साल पहले की बात है, इनके जो इक्विपमेंट सप्लाई करते थे, तो मुझे याद है कि म्यांमार वगैरह में तो आर्टिलरी गन्स हर दूसरे दिन फटते रहते थे और गाली भी देते थे उनको, लेकिन कोई चारा ही नहीं था। और आज भी यही ये होगा। लेकिन ये कम्युनिस्ट कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये देश की राय नहीं है, ये कम्युनिस्टों की ये चाल है, तो फिर हमको अकॉर्डिंगली हमको कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें हर कुछ जायज है, हर कुछ जायज है। साहब, जब ये तिब्बत का खतरा हुआ था ना, जब तिब्बत का खतरा हुआ था, तो ये इस एरिया में एक एरिया है मुस्तांग, इनसे पूछिएगा क्या इन्होंने अमेरिकन को वहां बेस बनाने की जगह नहीं दी थी मुस्तांग में? उसी समय जब ये जब पूरा हुआ था। इनके थोड़े थोड़े स्वर बदलने लगे थे 62 वॉर के बाद। 62 में आपको मालूम है हमारा कोई थ्रेट परसेप्शन तो था नहीं चाइना से। तिब्बत एक बफर स्टेट था, जिस तरह जैसे नेपाल बफर स्टेट है वैसे ये था। वो सडनली वो पूरा चेंज हो गया। और आप सडनली एक 47 के बाद हमारा जो फौज थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, उनको इस रीजन से कोई मतलब ही नहीं था। वो ना कोई संस्कृति थी, ना कोई न्यू थ्रेट परसेप्शन जो था वो उसको वो बहुत ओवरवेलमिंग था। सडनली आपके पास करीब 7,000 किलोमीटर पाकिस्तान से बॉर्डर और 3,500 11,000 किलोमीटर तो ऐसे ही जुड़ गए थे आपके उसमें। लेकिन फिर भी हमारे जो भी हमारे रिसोर्सेज में था, हमने उस समय नेपाल की मदद की थी। और आप जो भी कह ले कि ये जो हमने कदम उठाए थे उसी के कारण ये जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म जो है ये कहीं पे आके रुका। अगर 62 की लड़ाई नहीं होती और ये पूरा जो काउंटर मूव्स नहीं हुए होते अमेरिकन द्वारा, और भी कई मूव्स हुए जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा मैं आपको, अगर ये नहीं होता तो ये तिब्बत के बाद अगला नेपाली होता टारगेट, और आज भी है। लेकिन आज उन्होंने इसे बढ़िया है, फिजिकली कैप्चर करने के बजाय आप वहाँ माओवादी खड़ा कर दो, ओली खड़ा कर दो, माधव नेपाल खड़ा कर दो, किसी को खड़ा कर दो। तो ये हकीकत यही है। सिंह साहब, मेरा एक और प्रश्न है कि आखिर नेपाल क्यों नहीं मानता कि कोरोना चाइना के द्वारा एक बायोलॉजिकल वारफेयर है? मैंने शुरुआत में ही आपसे ये इस पर चर्चा की थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोबारा कहूँगा कि दुनिया भर में 123 देशों ने ये डिमांड किया है कि चाइना के खिलाफ इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
वो इस बात को समझते हैं कि मामला कहीं गड़बड़ है। शक के कई पहलू ऐसे आए हैं और हर दिन वो और पहलू जुड़ते जा रहे हैं। आपने अभी जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स देखे वुहान में, जो ये आउटब्रेक के पहले गाड़ियों की संख्या और आउटब्रेक के बाद गाड़ियों का, ऐसे कई तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि 123 देश नहीं मान रहे हैं, 123 देश इस पर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। नेपाल चाइना का समर्थन कर रहा है। आप पूछेंगे क्यों? तो हो सकता है कि साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी नेपाल अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित मानता हो। तो अगर इतना विकसित है तो फिर हमारी भी मदद कर दे, और वरना आप इसको क्या कहेंगे? ये शी जिनपिंग और दामादों के बीच में बात है। दामाद साहब कुछ भी कर लेंगे, उनको छोटे छोटे डाउरी पकड़ाता रहेगा उनका ससुर, ये इनका काम चलता रहेगा। और साहब अगर इस तरह का अगर इनका रवैया है तो मुझे तो लगता है कि ये सार्क में ये हमारे किस काम के हैं? ये सार्क के किस काम के हैं ये लोग? आप नीतियों की बात करते हैं तो हमको सार्क पे पुनः विचार करना पड़ेगा इस कोरोना के बाद से। हर चीज में कई हमारे वो बे ऑफ बंगाल को लेके कई हमारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिम्स्टेक है और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हमको इस पर दोबारा विचार करना पड़ेगा अगर ये रवैया है तो। और यही नेपाल अभी इसी सरकार ने, ये कम्युनिस्ट सरकार ने अभी कि सार्क में चाइना को मेंबर दे दो। ससुर साहब आना चाहते हैं सार्क के मीट में, तो ये इनके दामाद और वो पाकिस्तान इनका नौकर, वो शी जिनपिंग का नौकर और ये दामाद, ये दोनों मिलके ये तो हवा उठा ही रहे हैं कि सार्क में मेंबर उठा, इसको बना लो चाइना को। तो ये मनसा समझिए इस बात का। और इस बार मैं कहूंगा कि कोई दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों भाई के बीच में एक मर्यादा, भाई कोई रिश्ता तो मर्यादा पे चलता है ना। अगर कोई मर्यादा तोड़ेगा तो फिर अपनी नीतियां बदलनी होगी हमको। सिंह साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है उसमें नेपाल, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान एक ही अलायंस का हिस्सा है, और हमारे नेपाल को लेकर अब क्या नीति होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं नॉर्थ कोरिया की समझ सकता हूँ। नॉर्थ कोरिया ईस्ट चाइना सी के ऊपर में है, तो उसका एक रोग स्टेट, चाइना का एक रोग स्टेट होने वाली बात समझ में आती है। पाकिस्तान चूँकि अरेबियन सी में है और वो एक्सेस चाहता है, इसीलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात अभी वो जो काम चल रहा है वो भी बात समझ में आती है। लेकिन मुझे नेपाल की बात नहीं समझ में आती है। और इस पूरे दौरान इसके जो ये स्टैंड ऑफ अभी हुआ है इंडिया और उसमें चाइना में, तो नेपाल का ये रवैया तो ये तो बिल्कुल सैटेलाइट की तरह ये कर रहा है। लेकिन इसका पता नहीं या ओली को दिमाग नहीं है या उसके जो सलाहकार दिमाग नहीं है। नक्शा अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है। अब आप ये नक्शा देखें तो मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया, आपको मालूम है इस नक्शे से बाहर चला जाएगा, उस तरफ है, इसमें नॉर्थ कोरिया है, उसका समझ में आता है। नेपाल का, ये पाकिस्तान का समझ में आता है। लेकिन ये लोग जो नेपाल में बैठे हुए हैं और कुछ पाकिस्तान के भी सपोर्टर्स, मुझे याद है, आपको याद होगा वो ऋतिक रोशन राइट्स, वो वहाँ ISI ने करवाई थी।
वहाँ है कुछ लोग। पूरा काउंटरफिट करेंसी का जो धंधा जो चलता था वो पाकिस्तान का, वो नेपाल के थ्रू ही चलता था। जिन दिनों मैं वो किताब लिख रहा था, ये द मेकिंग ऑफ नेपाल, उस समय मैं आपको बताता हूँ, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट आता था, हफ्ते में 3-4 दिन आता था इस्लामाबाद से काठमांडू। उसकी सीटिंग कैपेसिटी 100 से ऊपर थी और उसमें पैसेंजर होते थे 8-10, और सबको मालूम था कि उसमें क्या भर के आता है यहाँ पे। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे। अब आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए? भारत के खिलाफ नफरत कुछ लोगों में, या कुछ लोग बिकाऊ हैं नेपाल में, और माओवादी तो चाहे हिंदुस्तान के माओवादी हो या नेपाल के माओवादी हो, तो अगर हिंदुस्तान का अगर डिसइंटीग्रेशन हो जाए, वो तो कहते भी हैं कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने आपको बताया था ना वो अधिकारी ने क्या किया, फिर 62 वॉर में 555 और वो पीने वाला ने क्या किया। उसके बाद आपको मालूम है कि जब ये नक्सलवाड़ी का मूवमेंट हुआ तो माओ ने क्या एक स्टेटमेंट दिया था, पील ऑफ थंडर ये करके। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि 71 की लड़ाई में ये पूरे 5th कॉलमनिस्ट का इन्होंने वो तैयार किया हुआ था, अपना ढांचा तैयार किया हुआ था कि जब हमारी सेनाएं जाएंगी उधर, उस समय ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ्रंटियर पे, उसको किस तरह से सबोटाज करना है। उसके पहले मिसेस गांधी ने वो एक ऑपरेशन चलाई थी, स्टीपल चेस, और कई लोगों को उस समय उठा के उनको जन्नत तक भेजा गया था, क्योंकि वो यही डर था कि वो 5th कॉलमनिस्ट का काम नहीं, और वो आज भी वो 5th कॉलमनिस्ट का काम कर रहे हैं। तो जो एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए, मैं नेपाल के लोगों से और जो नक्शा देखते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, थोड़ा ज़मीनी हकीकत देख लें आप। हम तो क्वाड्स का इसलिए हिस्सा बने हैं क्योंकि ये एरिया हमारे लिए महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा 30% ट्रेड जो है इधर से जाता है, मलक्का स्ट्रेट से ऐसे होके वो साउथ चाइना सी की तरफ जाता है। आप समझ रहे हैं? उस ट्रेड को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। और जब हम अपना ट्रेड रूट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट हम इनके भी हम ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट, मतलब क्योंकि इंडियन ओशन उनका सारा माल तो यहाँ आता है ना, कलकत्ता और जगह से, और फिर ये नेपाल की तरफ जाता है। तो इस पर क्या असर पड़ेगा? इन लोगों को दिमाग नहीं है, काठमांडू में बैठे हुए लोगों को। अरे सरकारें तो बदल जाएंगी, आज कम्युनिस्ट है चला जाएगा। शी जिनपिंग वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ अपने आप को डिक्लेयर किया है ना, लेकिन वो ये तो गारंटी नहीं ले सकता ना कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा के लिए। कोई जिंदा तो रहा नहीं है, वो तो नहीं कर सके। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होगी, शी जिनपिंग खत्म होगा, ये ज्योग्राफी जो है ना, ये जो ज्योग्राफिकल रियलिटी है, ये वाली ज्योग्राफिकल रियलिटी, इंडियन ओशन टू नेपाल, इंडिया एंड नेपाल का जो सी रूट जो है वो नहीं बदलने वाला है। इस ज्योग्राफिकल रियलिटी को वो समझे, और इस ज्योग्राफिकल रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो दोनों देशों में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको भी ये नज़रअंदाज ना करें, उसको भी ये नज़रअंदाज ना करें। तो ये मुझे तो इसीलिए हैरानी होती कि सब चीज़ को आपने कंसिडर नहीं किया, और आप सीधे यहाँ पर एक हमारा एक ट्रेड रूट है जो कि 2015 में भी जो साइन हुआ है चाइना के साथ, वो उसमें भी आता है ये लिपू लेक का। तो अगर पार्लियामेंट में अगर बात उठानी हो तो बहुत सारी बातें हम भी उठा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ हम भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन एक
शोभा नहीं देती है। ये इतना ही कहूँगा, ये बात हमको शोभा नहीं देती है और ना मैं कोई हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन इस नक्शे पे उनको ये समझना चाहिए, ये ओली को समझना चाहिए कि जब तो यहाँ उधर शांघाई, इसके और बियॉन्ड शांघाई, अरे तुम्हारे तक पहुँचते 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 जब यहाँ पहुँचेगा ना नमक का पैकेट, तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर टिबेट रेल से आएगा तो 5000 किलोमीटर। तो ओली साहब, एक पैकेट अगर 10 रुपए का होगा ना, तो आपके आवाम को वो पैकेट 100 रुपए में मिलेगा। चाइनीज मुफ्त में कुछ नहीं देते, वो आपको मुफ्त में, आपको प्रधानमंत्री भी नहीं बनाए हुए हैं, उन्होंने अपना दाम ले लिया। तो ये बात ओली साहब को समझ में आ जानी चाहिए ये बात। दूसरी बात कि आप देखिए कि बात हो रही है ये आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, करेक्ट सर? सही, ठीक है। यहाँ पे करीब, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ठीक है सर। ये रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी बात हो रही है नेपाल, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कहाँ से गुजरेगा? ओली साहब से लोग पूछें कि ये चाइना पाकिस्तान नेपाल जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप यहाँ से ले आए, फिर वो कौन से समुद्र के समुद्री उसका पड़ाव होगा और वो आगे कैसे जाएगा? भारत से तो जाने पड़ेगा। वो भारत से जाना होगा। और देखिए दूसरी बात, पूरी नेपाल का इतिहास ले लें। नेपाल में किंग त्रिभुवन को, राणा को हटा के गद्दी पे किसने बैठाया था? भारत ने, जो प्रॉपर रॉयल फैमिली को वहां पे रिसरेक्ट किया। आपको मालूम है ना इतिहास का, किंग त्रिभुवन को। नेपाल रिपब्लिक बना भारत की मदद से। नेपाल में 1990 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुआ, वो भारत के सपोर्ट से। वहाँ का जो संविधान बना 1990s में, वो था वो भारत के कहने पर। और अगर आप वो संविधान अगर आप पढ़ लें, जो किंग बिरेंद्र के टाइम में वो जो संविधान बना था, आप कहेंगे कि इसमें नया संविधान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो नीति हमारी अच्छी रही है, बस हमसे एक भूल हुई है, जो भूल हम हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। और वो भूल ये हुई है कि हमने ये तमाम जो ये खूनी मर्डरस जो ये पूरी ताकतें जो हैं, ये कम्युनिस्ट, चाहे वो माओवादी हो या मेन स्ट्रीम वालों, उनको अपने देश में इज्जत दिया और वहाँ पर इज्जत दिया। अब हम तो लोगों के उसके बिहाफ पे हम तो सरकार के बिहाफ पे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी बात लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। ये 555 और ये स्कॉच और ये कुर्ते फाड़ने वाले लोग, ये आपका सब कुछ नष्ट कर देंगे, ये सब कुछ नष्ट कर देंगे। ये कौन सी ताकतें, आप ये समझो। मैंने इसीलिए आज नक्शे का सहारा लिया, ताकि मैं यहाँ की आवाम और नेपाल की आवाम को ये बता देता हूँ कि माओ, स्टालिन, ऐसे खूनी गुंडे बदमाश पैदा होते हैं, मरते हैं, लेकिन ये भौगोलिक स्थिति नहीं बदलती है, क्योंकि ये सृष्टि के द्वारा रची गई है। ये गॉडलेस, ये कहते हैं ना कि हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, ये गॉडलेस कम्युनिस्ट नहीं समझेंगे इस बात को। सिंह साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।